लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक एंड ईकैरियोटिक को फिनिश किया था। प्रोकैरियोटिक मीन समथिंग प्रीवियस, जैसे समथिंग बिफोर। सो मैंने आपको कहा कि भाई प्रोकैरियोटिक्स जो थे वो ऐसे थे कि जब आपका वेल डेवलप्ड सेल्स नहीं बने थे, राइट, दैट इज समथिंग बिफोर न्यूक्लियस। सो प्रोकैरियोटिक डजंट हैव प्रॉपर न्यूक्लियस। प्रॉपर क्या, न्यूक्लियस है नहीं, लेकिन मतलब मटेरियल में मैंने दिखाया था आपको कि उनके क्या रहते हैं, जेनेटिक मटेरियल्स, राइट। जबकि ईकैरियोटिक जो होते हैं मतलब क्या होता है कि आफ्टर न्यूक्लियस, यानी कि आप ये कह सकते हो कि न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड है यहाँ पर, ठीक है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है। और प्रोकैरियोटिक्स और ईकैरियोटिक्स में जैसे कि यू, एक्चुअली जो ईकैरियोटिक होता है वो EU से बना है, जिसका मीनिंग क्या होता है, ट्रू, ठीक है। अब ये ट्रू का मीनिंग वो है कि ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंस है। फिर हम लोगों ने एक वर्ड पढ़ा था, थर्मोफाइल। थर्मोफाइल क्या होते हैं, थर्मोफाइल वो प्रोकैरियोटिक्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो 40 से लेके 120 की रेंज में एग्जिस्ट करते हैं अर्थ के, और ये जियोथर्मली बोलते हैं, यानी कि आप बोलोगे कि इनसाइड द अर्थ ये एग्जिस्ट करते हैं। और बोला जा रहा है कि इनको क्योंकि बहुत ज़्यादा हीटेड वाटर था तो ये स्प्रिंग्स के रूप में ऊपर आए, और इसलिए इनको हॉट वाटर स्प्रिंग कहा जाता है। सो हम लोगों ने ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी। ईकैरियोटिक के कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे, और आजकल में जितने भी सब कुछ प्रेजेंट है सबके सब ईकैरियोटिक है। लेकिन ध्यान रखना, फंगाई, ह्यूमंस और आपके कैट वैट ये सब तो होंगे ही होंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये आपको मैंने बेसिक सा बताया। क्या बताया बेटा जी, कि प्रोकैरियोटिक्स और ईकैरियोटिक्स में क्या बेसिक सा डिफरेंस होता है। जैसे अगर हम साइज के तौर पे देखें तो प्रोकैरियोटिक्स क्या होते हैं, स्मॉलर होते हैं, ईकैरियोटिक्स लार्जर होते हैं। वाई, बिकॉज ईकैरियोटिक्स के जो सेल्स होते हैं वे वेल डेवलप होते हैं, उनको न्यूक्लियस की भी जगह चाहिए, उसको भीतर साइटोप्लाज्म में और भी जो ऑर्गेनल्स होते हैं उसकी भी जगह चाहिए। बिकॉज कितने सारे थे, याद करिए हम लोगों ने कितने सारे ऑर्गेनल्स देखे थे, कितने सारे ऑर्गेनल्स देखे थे। देखिए यहाँ पर ये लंबी सी लिस्ट है आपके पास इतने सारे ऑर्गेनल्स की, तो ऑब्वियस ही बात है इनके सेल के स्ट्रक्चर का जो होगा उसको क्या होना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा होना पड़ेगा, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है कि सेलुलर कॉम्प्लेक्सिटी। ऑब्वियस ही बात है, सारी चीज़ें प्रेजेंट रहेंगी तो सेलुलर क्या होगा, मोर और कॉम्प्लेक्स होगा। तो आप कहोगे क्या कि ये मल्टी सेलुलर्स होते हैं, और ये मोस्टली आपको यूनिसेलुलर ही मिलेंगे। मोस्टली आपको कैसे मिलेंगे, यूनिसेलुलर मिलेंगे। न्यूक्लियस इसमें होता ही नहीं है प्रोकैरियोटिक, क्योंकि वो बिफोर बोलता है, इसमें प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, हाँ ये ध्यान रखना हमेशा बेटा, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि ये वाला चैप्टर जो होता है आप कॉम्पिटिशन में भी दोगे ना, ये जो आपके होते हैं ना, UPSC बोल दो, कोई भी सिविल सर्विसेज का एग्जाम बोल दो, कोई भी SSC का एग्जाम बोल दो, कोई भी रेलवेज वगैरह सारे एग्जाम्स बोल दो आपके, उसमें जो बायो होती है ना वो बहुत जनरल बायो होती है। और ये क्वेश्चन मैं आपको दिखा सकती हूँ, ये वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ऑल दीज, ये प्रोकैरियोटिक और ईकैरियोटिक रिलेटेड। तो बेटा हमेशा ध्यान रखना, प्लीज़ हमेशा ध्यान रखना। और बिलीव मी, मेरे पास ऐसे स्टूडेंट आते हैं जो सिर्फ ये सारी जनरल साइंस पढ़ने के लिए आते हैं फॉर देयर गवर्नमेंट एग्जाम, ठीक है। सो आफ्टर यू हैव टू इन्वेस्ट योर मनी, इट इज़ गुड दैट यू इन्वेस्ट योर मनी इन अ प्रोडक्टिव वे राइट नाउ ओनली, ओके। सो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, प्रोकैरियोटिक्स में एब्सेंट होता है और इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। और राइबोसोम्स का स्मॉलर होता है जिसे हम लोग 70S कहते हैं, और इसमें जो राइबोसोम्स होता है वो लार्जर होता है जिसे हम लोग 80S कहते हैं। ध्यान रखना ये चीज़, ठीक है। और जो गोल्गी एपरेटस होते हैं वो इसमें एब्सेंट होते हैं, इसमें प्रेजेंट होते हैं। मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर एब्सेंट इन दिस प्रोकैरियोटिक बट दे आर प्रेजेंट इन ईकैरियोटिक cells. What that Golgi apparatus, that mitochondria and that nucleus, both all the three are absent in prokaryotics और प्रेजेंट होते हैं किसमें, ईकैरियोटिक में। जबकि जो राइबोसोम्स बोला गया है वो एक में 70S होता है, एक में 80S होता है, एक में स्मॉलर होता है यानी कि एक में लार्जर होता है। और जब हम सेलुलर कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे तो ये मोस्टली यूनिसेलुलर मिलते हैं, जबकि वो मल्टी सेलुलर मिलते हैं। ओके, क्लियर है ना। नाउ नेक्स्ट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में, ओके, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे। और इसमें देखिए, अब जो आपकी जो मैंने अभी आपको कहा कि यूनिसेलुलर एक है और एक मल्टी सेलुलर है, ठीक है। तो अपने को क्या स्पेशलिटी मिलती है इस यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में, ये देखो। जब हम सेलुलर कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं तो यूनिसेलुलर क्या होता है, एक ही सेल से बने होंगे, मल्टी सेलुलर मोर देन वन सेल से बनेंगे, समझ में ही आ रहा है। लाइफ स्पैन किसकी होगी, लाइफ स्पैन बेटा जो यूनिसेलुलर होते हैं उनकी कम होती है, जबकि मल्टी सेलुलर की काफ़ी लॉन्ग टर्म होती है। जब डिवीजन के ऊपर जाते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर को देखते हैं, तो वही सिंगल सेल सारे काम करता है ना। लेकिन इसमें क्या है, हर तरह के डिफरेंट सेल डिफरेंट डिफरेंट काम के लिए पहुंच होते हैं। जैसे मैंने जब हम टिश्यू लेवल पर वर्क किए, टिश्यू लेवल पर वर्क कैसे कर पाएंगे जब हमारे पास सेल्स के डिफरेंट टाइप्स होंगे, ठीक है। और ग्रुप कभी कभी सेम टाइप ऑफ सेल्स भी होते हैं, कभी कभी डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स होते हैं, पर यहाँ पे मल्टी सेल्स तो हैं, जबकि इनके पास तो सिंगल सेल है। तो एक बात बताओ, जब इनके पास मल्टी सेल्स हैं और बहुत किस्म के हैं तो अलग अलग सेल्स को अलग अलग काम का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जबकि इसके पास तो सिर्फ एक ही सेल है और काम भी सारे करने हैं, तो इस पर बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो जाता है।
ठीक है। देखो इसलिए द सिंगल सेल परफॉर्म ऑल द फंक्शंस, जबकि इसमें डिफरेंट सेल्स आर असाइंड फॉर डिफरेंट फंक्शंस। सबको अपना अपना काम दे दिया गया है, किसमें, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। एग्जांपल देख लो, एमीबा हो गया आपका, बैक्टीरिया हो गया आपका, ईस्ट हो गया, ये सब क्या होते हैं, सिंगल सेल होते हैं। बाकी सारे जो हम लोग नॉर्मली आजू बाजू देखते हैं अपने डॉग फिश प्लांट, ये सब के सब मल्टी सेलुलर होते हैं। क्लियर है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी, जो ईस्ट होता है, ईस्ट बेटा एक टाइप का फंगस होता है। क्या होता है, ईस्ट एक टाइप का फंगस होता है जो कि सिंगल सेल और ईकैरियोटिक होता है। हमेशा ध्यान रखना, ईस्ट जो होता है वो क्या होता है, वो क्या होता है, फंगी। हाँ। और बट ईस्ट तो हम लोग खाने में भी यूज करते हैं। हाँ, सारे ईस्ट एक जैसे थोड़ा ना होता है, सारे ईस्ट एक जैसे नहीं होते हैं, ठीक है। और वायरसेस आर नाइदर प्रोकैरियोट नॉर ईकैरियोट। वायरस कुछ अपना अलग ही लेवल का काम करता है। सो वायरसेस जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक्स भी नहीं होते, वो ईकैरियोटिक्स नहीं होते, वो आपके क्या होते हैं, हम लोग जब पढ़ेंगे ना, आपने वो पढ़ा है, डिसीजेस पढ़े हैं ना। यस। डिसीजेज में आपको एक सेक्शन मिलता है वायरसेस का, मीन्स किसके द्वारा, बैक्टीरिया से हुआ है या वायरसेस से हुआ है या किससे हुआ है, हाँ, प्रोटोजोअन से या फंगल से, ये सारी बीमारियां हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला स्लाइड देखिए, ये वाला क्या कर रहा है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन बेटा जी। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, किसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमें देखना है, यही जो आपके ऑर्गेनिजम्स है ना, आपके जो यही ऑर्गेनिज्म, वो अपना फूड मिलता है कहाँ से। जैसे अगर आप ऑटोट्रॉपिक्स हो, ठीक है, तो ऑटोट्रॉपिक्स क्या करते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं, जैसे प्लांट्स। और प्लांट्स अपना भोजन किसके द्वारा बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा, ठीक है। उसी तरह अगर हेट्रोट्रॉप्स है, तो हेट्रोट्रॉप्स क्या होता है, अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं, जैसे कि एनिमल्स हो गया। कुछ प्लांट्स भी होते हैं बेटा जो दूसरे प्लांट्स को खाते हैं, या उनके ऊपर जब कीट पतंगा कुछ आता है तो वो उसको खा जाते हैं, ठीक है। सो नॉट ऑल द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक, बट यू कैन से मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर 5 किंगडम्स हैं एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। ये जो है ना 5 किंगडम्स बेटा आपके सिलेबस में इलेबोरेट करके है, हम लोग भी इलेबोरेट करके पढ़ेंगे, बट क्योंकि अभी हम लोग जनरल इंट्रोडक्शन देख रहे हैं तो हम थोड़ा 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 करके डेफिनेशंस और थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, बट आफ्टर व्हेन वी नो ऑल द 5 देन वी विल डू वन बाय वन एवरीथिंग। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द योर 5 किंगडम। सिंपल ब्रीफ इंट्रोडक्शन। 5 किंगडम्स, पहला किंगडम क्या है, मोनेरा। पहला किंगडम क्या है, मोनेरा। ये क्या है, जितने भी किस्म के बैक्टीरिया होते हैं सब इसमें आते हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है, ये यूनिसेलुलर इनका नेचर होता है। तीसरी चीज़ क्या होती है, ये प्रोकैरियोटिक्स होते हैं। और चौथा क्या होता है, ये ऑटोट्रॉपिक भी मिल जाते हैं हमें और हेट्रोट्रॉपिक भी मिल जाते हैं, मतलब वो अपना भोजन खुद से भी बना लेते हैं और ये किसी और के ऊपर भी निर्भर कर सकते हैं। तो मोनेरा किसे कहेंगे, मोनेरा हम बैक्टीरियाज को कहेंगे। जितने भी किस्म के बैक्टीरिया होते हैं सबके सब क्या होते हैं, मोनेरा होते हैं। वो क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। वो क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। वो क्या होते हैं, अपना या तो ऑटोट्रॉपिक होंगे या तो आप बोलोगे क्या कि हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। क्लियर। हाँ, उसके बाद आपका प्रोटिस्टा क्या है, प्रोटिस्टा अब इंक्लूड्स ऑर्गेनिज्म जैसे कि एमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्या देख रहे हैं, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में आपके अमीबा हो गए, पैरामीशियम आप लोग कहाँ देखते हो, पानी। पानी बोला जाता है ना कि पानी साफ पिया करो, हमेशा बोला जाता है। वाई, बिकॉज ऑफ दिस वन। ये जो 2 प्रोटिस्टा है ना, अमीबा और पैरामीशियम, ये बहुत डेंजर है, डेंजर किस्म के हैं, ठीक है। सो जो प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा में कैसे किस्म के यूनिसेलुलर्स होते हैं, या तो अमीबा बोल लो या तो पैरामीशियम बोल लो, ठीक है। और ये यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि मोनेरा में यूनिसेलुलर होते हैं लेकिन प्रोकैरियोटिक्स होते हैं, लेकिन अमीबा में यूनिसेलुलर है लेकिन वो क्या है, ई कैरियोटिक्स। कैसे हैं, ई कैरियोटिक्स। उनका भी सेम है, ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं और हेट्रोट्रॉपिक भी हो सकते हैं। क्लियर है ना बाबू। अब एक बार फिर से देखें कि मोनेरा और प्रोटिस्टा में बस एक चीज़ का डिफरेंस है। एक तो उनके मोनेरा में सारे के सारे बैक्टीरिया आते हैं, प्रोटिस्टा में क्या आते हैं, अमीबा या पैरामीशियम। पैरामीशियम, हाँ। और दोनों में सेलियर होते हैं, बट एक मोनेरा में नेचुरल होते हैं और इसमें बोथ हो सकते हैं, नेचुरल और सिंपल। मैं ये कह रही हूँ उसमें प्रोकैरियोटिक्स होते हैं और इसमें ईकैरियोटिक्स होते हैं, ठीक है। ओके, अब फंगाई देखो। फंगाई का क्या है कि ये उन ऑर्गेनिजम्स जैसे कि ईस्ट हो गया, मशरूम हो गया, ब्रेड मोल्ड हो गया, इन सबको इंक्लूड करते हैं। पहली चीज़, ब्रेड मोल्ड मतलब है, ब्रेड मोल्ड मतलब ना जब ब्रेड बहुत दिनों तक रखा रहता है तो आप उसको ग्रीन ग्रीन सा रखते हो ना, और फिर जब आप उसको माइक्रोस्कोप के भीतर देखते हो ना बेटा जी, तो पता है कैसा होता है, ये मान लो सरफेस है और इस सरफेस से ना ऐसे 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 उगने लगते हैं, ठीक है। और ये ना ऐसे ऐसे होने पर बस्ट हो जाते हैं स्पोर्स इनके, ठीक है।
और बहुत जल्दी फैलते भी हैं, ग्रीन हो जाता है, ग्रीन होता है ब्रेड आपका, बहुत दिनों तक रखना कहीं पर, देखना आपको ग्रीन हो जाएगा, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेड मोल्ड कहते हैं। अब देखो ये मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। कभी कभी आटा पे भी फंगी लग जाती है बेटा। बिल्कुल, हर चीज़ लग सकती है, हर चीज़ में फंगस लग सकता है। आप कोई खाना भी रख दोगे ना, अब गर्मियों का दिन है बेटा, गर्मियों के दिन में तो ईजिली ये जो फंगस है ना ईजिली लग जाता है, ईजिली, वेरी ईजिली। आप कुछ भी रख दो, देखना आप कभी कभी वाइट कलर का या कभी ब्लैक कलर का, कभी ये जो आपका जो ब्रेड वाला है वो तो ग्रीन कलर का, आप कोई फ्रूट रख दो, देखना कैसा फंगस हो जाएगा उसके ऊपर। सो ऑल दीज आर फंगस ओनली, ओके। तो ये जो फंगस होते हैं ये क्या हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं और यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, लेकिन इनका नेचर कैसा होता है, इनका नेचर होता है ईकैरियोटिक्स। Robotics. ठीक है, अब देखो दे आर हेट्रोट्रॉपिक इन नेचर एंड आर डिफरेंट टाइप्स। हेट्रोट्रॉपिक होते हैं नेचर के, जैसे सैप्रोहाइड्स भी हो सकते हैं, पैरासाइट्स भी हो सकते हैं। पैरासाइट मतलब क्या होता है, वो किसी ऑर्गेनिज्म पर होस्ट करके अपना भोजन प्राप्त करेंगे, ठीक है। जबकि सैप्रोहाइड्स क्या होते हैं बेटा जी, सैप्रोहाइड्स क्या होते हैं, सैप्रोहाइड्स गला, सड़ा, डीके, मर गया, इन सब के ऊपर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है, क्लियर है। Yes, sir. तो हमने क्या देखा, हमने देखा फंगाई, हमने क्या देखा, फंगाई। Monera. चलो देखिए शॉर्ट नोट क्या देखेंगे हम लोग, लिखेंगे 5 किंगडम, किंगडम, ठीक है। 5 किंगडम में सबसे पहला हमने क्या देखा, मोनेरा। मोनेरा, मोनेरा ने क्या बोला, मैं यूनिसेलुलर हूँ, मैं मैक्स मोस्ट बैक्टीरिया हूँ, और मैं क्या हूँ बताओ, मैं प्रोकैरियोटिक हूँ, और मैं हिट्रोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक दोनों ही हूँ, और हिट्रो ऑटो पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं। प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा मैं अमीबा भी हो सकता हूँ या मैं पैरामीशियम भी हो सकता हूँ, ठीक है। दूसरा मैं बोलूँगी कि मैं यूनिसेलुलर हूँ पर मैं यूकैरियोटिक हूँ, ठीक है, और मैं वही ऑटो या हिट्रो दोनों हो सकता हूँ, ठीक है। इसके बाद तीसरे नंबर पर मैं क्या हूँ, मैं हूँ फंगाई, ठीक है। अब फंगाई में मैं कुछ भी हो सकता हूँ, मैं मशरूम भी हो सकता हूँ, मशरूम भी हो सकता हूँ, मैं ब्रेड मोल्ड भी हो सकता हूँ, ब्रेड मोल्ड भी हो सकता हूँ, या मैं ईस्ट भी हो सकता हूँ, ठीक है। फिर मैं मल्टी सेलुलर हूँ, मल्टी या मैं यूनी दोनों हो सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद पर मेरा एक डिफाइन है कि मैं हमेशा कैरियोटिक ही होऊंगा, ई कैरियोटिक ही होऊंगा। साथ में हैबिटेट में हेट्रोटॉपिक हूँ, हेट्रो हूँ, पर हेट्रो में मैं सैप्रोहाइट भी हूँ, सैप्रोहाइट, और मैं क्या हूँ, पैरासाइट भी हूँ, ठीक है। पैरासाइट हूँ यानी कि होस्ट चाहिए, और सैप्रोहाइट हूँ यानी कि मुझे डेड और डीके चाहिए, डेड एंड डीके। अब बताओ आपको याद नहीं हो जाएगा, Yes, ma'am. हो जाएगा ना बेटा जी, दिक्कत तो नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो चौथा क्या है, प्लांट है। अब ये तो बहुत इजी है, इसमें तो क्या है, ये तो हम दिन भर आंखों के सामने देखते थे। ऑल प्लांट दैट कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस कम अंडर दिस कम किंगडम। दूसरा आपका मल्टी सेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक्स होते हैं, और ऑटोट्रॉपिक मोड के होते हैं। क्यों भैया ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। क्या ये फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। लेकिन जब एनीमिलिया में आते हो बेटा, तो एनीमिलिया में आपको हिट्रोट्रोटिक मिलेगा, आपको ई कैरियोटिक मिलेगा, और आपको क्या मिलेगा, मल्टी सेलुलर मिलेगा। अब ये देखो ये सब क्या है, ये सब क्या है, स्नेक, फ्रॉग, टॉर्टॉइस, ये सब के सब क्या है, ये सब के सब आपके यही हैं, ओके। क्लियर है ना, कोई दिक्कत। No, ma'am. चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा, आगे हमारा ये है कि कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ 5 किंगडम। 5 किंगडम के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है बेटा जी, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या फीचर्स है भाई। पहला है मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फिर फंगाई, फिर प्लांटाई, फिर एनिमल्स। ये तो अभी हम लोगों ने देखा है, एक भी ऐसा नहीं है जो हम लोगों को पता नहीं है। ऐसा है क्या कुछ। तो ईस्ट क्या है, एक तरह का फंगस है, हमेशा याद रखना। ईस्ट क्या है, एक तरह का फंगस है, सिंगल सेल है और ईकैरियोटिक है। सिंगल सेल है, ईकैरियोटिक है। तो ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक ईकैरियोटिक में चेंज हुआ, प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर, उसमें मोनेरा आ जाता है। लेकिन ईकैरियोटिक में यूनिसेलुलर भी होता है, मल्टी सेलुलर भी होता है। यूनिसेलुलर है तो प्रोटिस्टा आ जाएगा, मल्टी सेलुलर है तो ऑटोट्रॉप्स आ जाएंगे, हीटरोट्रॉप्स आ जाएंगे। ऑटोट्रॉप्स आ जाएंगे तो सिर्फ प्लांट आएगा, हीटरोट्रॉप्स आएंगे तो फंगाई और एनिमिलिया दोनों आएगा। क्या ये डायग्राम आप लिख नहीं पाओगे लिविंग ऑर्गेनिज्म का, लिख लोगे ना इजीली, याद भी इजीली हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई इज क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंपॉर्टेंट, ये हम लोगों ने पहले दिन में पढ़ा था।
क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? अरे इतने सारे खोज लिए गए हैं, उनको पढ़ना, उनको समझना, उनका रहन सहन, खान पान, और वो क्या स्पेशलिटी को होल्ड करते हैं, वो अर्थ में कितने सालों से रह रहे हैं, कैसे डिफ़िकल्ट समस्त परिस्थितियों में रहे हैं, खुद को इवॉल्व किए हैं, हज़ारों 2500 चीज़ें हैं जो कि क्लासिफिकेशन को ज़रूरी बनाती है। क्लियर? यस मैम। डिफाइंड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ऑब्वियस ही बात है, दो पार्ट होते हैं, पहला पार्ट क्या होता है, जीनस, और दूसरा पार्ट क्या होता है, स्पीशीज होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ह्यूमन का हम क्या लिखते हैं, होमोसेपियंस, होमो क्या होता है जीनियस, और सेपियंस क्या हो जाता है बेटा जी, वो आपका स्पीशीज हो जाता है। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जरूरी है, बिकॉज एक साइंटिफिक स्टैंडर्ड नेम देना सब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म खोजा गया उनके लिए जरूरी होता है। अब सबसे लोएस्ट क्या है, सबसे लोएस्ट क्या है, स्पीशीज है, यस मैम। सबसे लो स्पीशीज है। अच्छा, डिफ्रेंशिएट बिटवीन फैमिली एंड ऑर्डर, फैमिली और ऑर्डर में डिफ्रेंशिएट करो, तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस इज कॉल्ड फैमिली। सेम जीनस के लोगों को क्या कहते हैं, फैमिली करते हैं, जैसे कि जीनस ऑफ लायन, टाइगर, कैट कम अंडर द सेम फैमिली, जो कि फेलिडा है, फेलिडा है। ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज इज कॉल्ड ऑर्डर, फॉर एग्जाम्पल फैमिली फेलिडाई एंड फैमिली ऑफ वुल्फ कम अंडर द सेम ऑर्डर कॉल्ड कार्निवोरा। सही है, पहले ही बोलो, जो फैमिली है किसकी, लायंस की फैमिली है, और एक फैमिली जो है वो है वुल्फ की। अब वुल्फ की फैमिली जो है वो सब किस में आते हैं, कार्निवोरा ऑर्डर में आते हैं। क्लियर है ना बेटा जी? यस मैम। अच्छा, दूसरा है हु प्रपोज द टू किंगडम क्लासिफिकेशन, व्हाट इज द बेसिस ऑफ, याद करो, एरिस्टोल ने दिया था कि कार्लस ने दिया था, कार्लस ने दिया था। टू किंगडम क्लासिफिकेशन इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म इन टू किंगडम्स एनिमल एंड पेंटाई, ही क्लासिफाइड ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड एवेबिलिटी। किस पर उसने क्लासीफाई किया था, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड एवेबिलिटी टू मूव, एबिलिटी टू मूव, सॉरी। है ना बाबू? क्लियर है ना? आगे बढ़े। यस मैम। इसका मतलब क्या क्या पॉइंट हम लोग रिमेंबर कर सकते हैं, बताओ। पहली चीज़ क्या है, There are millions of organisms present on Earth. दैट टू बी डिस्कवर, और भी डिस्कवर करने के लिए बाकी है, याद रखना। पता है, मैं शायद आपने देखा है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट वन ऑफ द टाइम आई जस्ट सॉ दैट रिसेंटली माई सन वॉज सिंग, सो इन दैट आई सॉ कि डीप इंटीरियर ऑफ सी करके कुछ था डिस्कवरी में प्रोग्राम, बोल रहा था कि बहुत बहुत इंटीरियर सी के में भी ऐसे ऐसे एक्वाटिक एनिमल्स हैं जिनको हम लोग जानते ही नहीं है, अभी तक डिस्कवर में की लिस्ट में ही नहीं आया है। यस मैम, अमेज़न में भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनको आज तक अब तक पता बस बस बस, अमेजोन बहुत घना जंगल है, बहुत बड़ा जंगल है, उसमें भी इतने सारे हैं जिसे हम लोगों ने आज तक देखा ही ना है। ठीक है, सो दैट्स वाई दिस लाइन इज वेरी गुड, दैट मेनी ऑफ देम येट टू बी डिस्कवर्ड। ठीक है, अ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म इन द फीड एंड सिमिलर देम। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हेल्प्स टू नो वेदर द टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव सिमिलर ओरिजिन और नॉट, ऑब्वियस ही बात है। फिर टैक्सोनॉमी के बारे में बताया गया है, क्या बताया गया है, हाँ हाँ, known as the father of taxonomy. Yes, yes, very good. The area of study which involves identification and classification of living organism and also giving them proper scientific name. ये बहुत important है बेटा, इसको आप important बना लो और सामने 2 स्टार बना लो। ठीक है, इसके बाद कार्लोस जो है ये फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है, ये पूछ भी सकता है। Binomial or नोमेनक्लेचर, involves the giving names जीनस which और time to स्पीशीज, part genus name and followed by a species हाँ। name. तो उसके बाद इंट्रोड्यूस टू किंगडम का क्लासिफिकेशन बोला है, एनिमिलिया और प्लांट। Plant. हाँ, किसके बेसिस पे बोला था, अभी पढ़ा था हम लोगों ने, एबिलिटी टू मूव और मोड ऑफ न्यूट्रिशन। Nutrition. 5 किंगडम किसने प्रोड्यूस किया था, आरएच ने। Dictates. हाँ, सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग, ये तो हम लोग जानते हैं। डीएनए एंड जीन जो मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर है ना? Yes ma'am. एक भी चीज़ ऐसी है जो आपको इसमें क्लियर नहीं है तो मैं फिर से, आप बत पूछो, मैं रिवाइज आपको बताऊँ। देखिए बेटा जी, हमारे पास अगर मैं सेल का ऑर्गेनाइजेशन देखूँ तो हमारे पास प्रोकैरियोटिक्स हैं और हमारे पास यूकैरियोटिक्स हैं। ठीक है, अब जब मैंने आपको बोला प्रोकैरियोटिक्स तो ये इसके और कैरियोस से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है बिफोर। ठीक है, और इसका मतलब होता है, कैरियोस का मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक है, तो बिफोर न्यूक्लियस यानी कि न्यूक्लियस बना ही नहीं है, बिफोर न्यूक्लियस यानी कि न्यूक्लियस बना ही नहीं है, सो यहाँ पे न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो ये लोग बहुत प्रिमिटिव होते हैं, मतलब बहुत इनिशियल अर्थ के समय ये पाए गए थे, इसीलिए तो ये 40 से लेके 120 डिग्री सेल्सियस हॉट टेम्परेचर में रहते हैं, सस्टेन किए थे बैक्टीरिया, याद है? ठीक है, सो दीज आर प्रोकैरियोटिक। जब हम ई कैरियोटिक्स बनते हैं तो बेटा ईयू और कैरियोस से बना हुआ है। ईयू का मतलब होता है ट्रू
और इसका मतलब होता है न्यूक्लियस, कैरियर्स का मतलब तो न्यूक्लियस होता है। तो यानी कि ये जो सेल ऑर्गेनाइजेशन है इसमें ट्रू न्यूक्लियस देखा जाता है। ट्रू न्यूक्लियस के यानी कि बेटा मतलब डायरेक्टली ये मतलब आप निकालना कि वेल डेवलप्ड, या आप बोल सकते हो वेल इवॉल्व्ड, आपकी वॉइस नहीं इवॉल्व आ रही। इवॉल्व न्यूक्लियस मिलता है, ठीक है, दिखने को मिलता है। जैसे कि हमारे बॉडी का जो न्यूक्लियस है, जो सेल स्ट्रक्चर है, वो वेल इवॉल्व है बेटा। हमारे पास पर्टिकुलर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के भीतर हमारे जेनेटिक मटेरियल्स रहते हैं, जैसे कि डीएनए, आरएनए, जीन्स, ये सब जो हमारे जेनेटिक मटेरियल्स है वो वेल डेवलप न्यूक्लियस के भीतर रहते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप के भीतर रहते हैं। और फिर न्यूक्लियर डिवीजन से ही सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन माइटोसिस और मियोसिस 2 प्रोसेस से होता है, ठीक है। सो ईकैरियोटिक सेल्स आर दो सेल्स विच हैव ट्रू न्यूक्लियस और वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। क्लियर है अब? यस ओके बेटा।